हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो आज 4 अगस्त 2025 है। आप में से बहुतों का SBI का एग्ज़ाम होगा आज। तो फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हुई तो हमने उसका मॉर्निंग में एनालिसिस दिया। अभी सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट हो गया है तो उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं पेपर का लेवल क्या था, क्वेश्चंस के पैटर्न क्या थे, सारी ही चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं कि किस ऑर्डर में सेक्शंस आपके एग्जाम में खुल रहे थे। तो सबसे पहले आपका इंग्लिश आया, फिर आया आपका क्वांट्स और फिर फाइनली आपका रीजनिंग था। तो इस ऑर्डर में आपके सेक्शंस एग्जाम में खुल रहे थे। अब इंग्लिश का एनालिसिस पहले देख लेते हैं, इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो आरसी आपका था, 8 क्वेश्चंस थे। आरसी किस पे था? तो एक एसोसिएशन थी, ठीक है, जो कि डेफ पीपल को हेल्प कर रही है, ठीक है, म्यूज़िक एंड साइन लैंग्वेज के थ्रू। तो इस टॉपिक पे बेस्ड आपका एक आरसी था। वो क्या आपके जो क्वेश्चंस थे उसमें से हमने 2 मिले हैं, एक बोल्ड आपका मिला है, एक डायरेक्ट मिला है। इन बोल्ड एंड डायरेक्ट वर्ड्स पे आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। और एक आपका आरसी में ही फिलर वाला क्वेश्चन था, मतलब पैसेज में ही एक जगह ब्लैंक दे दिया गया था, आपको वहाँ पे बताना था कि कौन सा वर्ड वहाँ पे फिट होगा, ठीक है। तो आरसी के आपके 8 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपका पैराजम्बल आया था। पैराजम्बल आपका ओल्ड एज पीपल को जो अल्जाइमर्स की जो इलनेस होती है उस पर था। 6 स्टेटमेंट्स थे इस बार, ठीक है, 5 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट था आपका, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, इसके 7 क्वेश्चंस थे। फिर आपका एडर डिटेक्शन आया था। एडर डिटेक्शन बहुत ही नॉर्मल टाइप का जो हम देखते हैं कि एक सेंटेंस दिया होता है, लेट्स सपोज एक सेंटेंस है, इसको बांटा हुआ होता है, ए पार्ट फिर बी पार्ट फिर ऐसे सी पार्ट करके ऐसे। तो जो नॉर्मल होता है कौन से पार्ट में आपका एडर है, तो वो वाला था, ईजी था। वर्ड रीअरेंजमेंट था, मतलब एक सेंटेंस था उसमें वर्ड्स होते हैं वो बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, फिर उनको रीअरेंज करना पड़ता है जिससे कि सेंटेंस करेक्ट हो जाए, वो था। वर्ड स्वैप भी था। वर्ड स्वैप भी वर्ड रीअरेंजमेंट की तरह ही होता है, इसमें भी एक सेंटेंस होता है, इसमें वर्ड्स आपके बोल्ड कर दिए जाते हैं, बट आपको यहाँ पे पूरा अरेंज नहीं करना पड़ता, बताना होता है किन 2 वर्ड्स को आपको स्वैप करना है, मतलब एक्सचेंज करनी है उनकी पोजीशंस। तो आपका वर्ड रीअरेंजमेंट था, वर्ड स्वैप था, और एक आपका वर्ड यूजेस का भी था। इसमें क्या था वर्ड यूजेस में कि आपको एक वर्ड दे दिया जाता है और फिर 3 सेंटेंसेस होते हैं, आपको बताना होता है कि कौन सा सेंटेंस उस वर्ड को करेक्टली यूज़ कर रहा है, करेक्ट मीनिंग के साथ। तो जो 2 वर्ड्स पता चले हमें, उनमें से एक इंसेसेंट है, एक ब्रेक है, ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स है। उसके बाद आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट था और एक ईडियम बेस्ड था, ठीक है। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट हुआ जिसमें आपको सेंटेंस पार्ट्स में होता है, आपको सही पार्ट को वहाँ पे अरेंज करना पड़ता है ऑर्डर में, तो ये करेक्ट सेंटेंस आपका बन जाए। और आपका एक ईडियम बेस्ड था जिसमें एक ईडियम या फ्रेज आपको दिया हुआ था और बताना था कि कौन से सेंटेंस में वो सही यूज़ हो रहा है, सही फिट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा इंग्लिश का पेपर था। अब इसके डिफ़िकल्टी लेवल को भी देख ले तो जहाँ तक हमें बच्चों से पता चला है कि इंग्लिश का लेवल ईजी रहा है, ठीक है। हालाँकि हम देख पा रहे कि आप ईडियम बेस्ड हो गया आपका, ठीक है। आपका पैराजम्बल में 6 स्टेटमेंट्स था, तो देखने से लग रहा है कि हो सकता है पेपर लेंदी कह सकते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं था क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने क्या 30 अटैम्प्ट्स भी किए हैं, 35 प्लस अटैम्प्ट्स भी किए हैं। तो इंग्लिश का लेवल हम इजी मान के चल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट शिफ्ट, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में आपका थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि फिलर्स वाले क्वेश्चन पूछ लिए थे, वो भी डबल फिलर्स थे। उसके बाद फ्रेज आपका रिप्लेसमेंट था जो कि डिफ़िकल्ट होता है, तो वो तो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। जो बहुत ही नॉर्मल पैटर्न का क्वेश्चन आपको होते हैं वो आपको देखने को मिले हैं यहाँ पे इंग्लिश में। थोड़ा सा पैराजम्बल में आपको हो सकता है दिक्कत, क्योंकि जहाँ तक हमारे बच्चों से पता चला तो थोड़े से मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज मिल रहे थे, एक अलग अलग ऑर्डर बता रहे थे बच्चे सेंटेंसेस का, मतलब एक डेफिनेट कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा था हमें। तो हो सकता है कि आप थोड़े बहुत पैराजम्बल में कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है। पर अगर इसको हटा दे तो 30 क्वेश्चंस, और कुछ लोगों ने पैराजम्बल भी अच्छे से कर लिया होगा, बट उनकी बात अभी तो अच्छी बात है उनके लिए, तो उनकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। पर अगर आपको पैराजम्बल भी चलो कन्फ्यूजिंग लग भी रहा था तो भी आपके अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस आराम से डूएबल थे, आप कर सकते थे, ठीक है। और ये इंग्लिश का हुआ। हमें कोई भी डिफरेंट हमें देखने को नहीं मिला है, कोई नया पैटर्न कुछ इंक्लूड हो गया या ऐसा कुछ हमें देखने को मिला, डिफरेंट तरह से कुछ चीज़ पेश की गई है हमारे सामने, वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ही नॉर्मल पैटर्न है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका क्वांट्स आया था, तो क्वांट्स में आपका एक बार ग्राफ था, ठीक है।
बार ग्राफ में 2 बार दे रखे थे, पहले में सम ऑफ एजेस था बॉयज़ एंड गर्ल्स का, ठीक है, डिफरेंट स्कूल्स का था, और सेकंड ग्राफ में आपके डिफरेंस दोनों के एजेस के दे रखे थे, आपको उन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाने थे। तो ये आपकी एक DI हो गई, ठीक है। दूसरी जो DI थी इसमें पाई चार्ट प्लस टेबल था, ठीक है, पाई चार्ट भी दे रखा था, टेबल भी दे रखा था। अब पाई चार्ट में क्या था, जैसे पाई है, ठीक है, तो ऐसे है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 बन गया, 6 नहीं था, 5 ही था वहाँ पे, ठीक है, ठीक है, 5 था, जिसमें से आपका 4 पार्ट्स, लेट सपोज कि अगर ABCD पार्ट था तो ABCDE, तो ABCD की आपकी वैल्यूज़ दे रखी थी, E आपको निकालना था, तो ये आपका था पाई चार्ट प्लस टेबल भी दिया हुआ था, और ये पूरा आपका गुड सोल्ड गुड्स अनसोल्ड इस पे बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका पाई चार्ट और टेबल था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, पता चला हमें कि 5 क्वेश्चंस जो थे, जो होते हैं DI के, उन 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव थे, ठीक है, जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट हो गया था। फिर आपका एक केसलेट था, टैबुलर, डे बेस्ड था, मेल फीमेल का इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था, प्लस डे का ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था, उस पर बेस्ड टैबुलर आपकी DI थी, सॉरी केसलेट था। फिर आपका आता है रॉन्ग नंबर सीरीज़, 3 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज़ के थे। अब यहाँ पे क्या है कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई है, तो थोड़ा सा पेपर जो होता है वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ के एडिशंस की वजह से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, थोड़ी कंफ्यूजिंग भी होती है, इसलिए पेपर थोड़ा मॉडरेट था। फिर आपका Q1 Q2 भी आ गया था, क्वांटिटी कंपैरिजन भी आ गया था, जो कि हमें उतना देखने को नहीं मिलता है प्री के पेपर में, बट Q1 Q2 के भी थे, ठीक है। यहाँ पे आपके थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे, क्योंकि इसमें से एक पता चला हमें कि Q1 Q2 में से एक जो था आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे था, एक आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे दे रखा था, तो थोड़ा डिफिकल्ट था। और फिर आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, जिनमें आपका जो कन्वेंशनल टॉपिक्स जो है, जो आप हमेशा पढ़ते रहते हो अरिथमेटिक के, जैसे आपका टाइम एंड वर्क हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, बोट एंड स्ट्रीम है, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन वाला जो पार्ट होता है वहाँ से क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था, मेंसुरेशन क्वेश्चन था। अब यहाँ पे जो एक अच्छी बात पता चली है वो हमें ये है कि अरिथमेटिक थोड़ा ईजियर साइड पे था, तो जिन भी बच्चों ने अरिथमेटिक पे काम किया होगा, अच्छे से पढ़ी होगी अरिथमेटिक के टॉपिक्स, तो वो यहाँ से नंबर जरूर लेके आएंगे। अगर वो लेट सपोज के पाई चार्ट में थोड़ा सा वो फंस गए, वो 2 क्वेश्चन नहीं कर पाए, या रॉन्ग नंबर सीरीज में क्वांटिटी कंपैरिजन में उन्होंने मिस कर दिया, नहीं बना पाए, तो यहाँ से नंबर लेके आएंगे अगर उन्होंने अरिथमेटिक बना रखा है तो। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अरिथमेटिक के टॉपिक्स को भी कवर करो, ठीक है, क्योंकि प्री का पेपर ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा आपका स्पीड मैथ्स बेस्ड ही होता है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं आया है, ठीक है, कोई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया है, तो आप एकदम से ये लेके नहीं चल सकते हो कि हम स्पीड मैथ्स के थ्रू ही पेपर का कट ऑफ क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर आपने अरिथमेटिक की है तो आप अरिथमेटिक से भी अच्छा खासा नंबर निकाल सकते हो, जो कि बच्चों ने यहाँ पे निकाला। अरिथमेटिक थोड़ी आपकी ईजियर साइड पे आई थी, ठीक है। तो ये था पूरा क्वांट्स का, एक बार ग्राफ था आपका, एक पाई चार्ट प्लस टेबल था, तो 2 DI हो गई, एक बार ग्राफ वाली DI, एक पाई चार्ट प्लस टेबल वाली DI, तो 2 DI प्लस एक केसलेट। फिर आपका जो मिसलेनियस में आपका रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया, क्वांटिटी कंपैरिजन आ गया, Q1 Q2, और बाकी आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे, ठीक है। थोड़ा सा ये जो था ये आपका इजी टू मॉडरेट साइड पे था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो मॉडरेट हैं यहाँ पे। जैसे आपका जो हमें पता चला, ये पाई चार्ट का 2 क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव था थोड़ा मॉडरेट था, आपका रॉन्ग नंबर सीरीज मॉडरेट। जिन बच्चों को क्वांटिटी कंपैरिजन देने की आदत नहीं है प्री में, उनके लिए वो दोनों क्वेश्चन मॉडरेट हो गए होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मॉडरेट पेपर हमें देखने को मिल रहा है क्वांट्स में, तो ईजी टू मॉडरेट ये रहा। अब अगर नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग था। रीजनिंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे हेविली लीन कर रहा था, मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो आपके पजल्स के थे, आपके सिटिंग अरेंजमेंट के थे। तो पहले पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट को ही देख लेते, कौन कौन तरह के आपके पजल्स आए थे, किस तरह का पूरा पेपर का पैटर्न था। तो आपका एक सर्कुलर अरेंजमेंट था, ठीक है, जो सर्कल बेस्ड पजल होता है, जिसमें ऐसे लोग बैठे रहते हैं, कुछ बाहर दिख रहे होते हैं, कुछ अंदर दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो 8 लोग थे, 4 इनसाइड फेसिंग, 4 आउटसाइड फेसिंग, मतलब 4 लोग अंदर देख रहे थे, 4 लोग बाहर देख रहे थे। ये हमें पता चला कि ईजीएस्ट पजल था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बहुत कम टाइम में ये वाला पजल निपटा दिया था, ठीक है। फिर आपका फ्लोर बेस्ड पजल था, 10 फ्लोर दे रखे थे, ठीक है। फिर आपका एक लीनियर अरेंजमेंट वाला सिंगल रो वाला था, ये वाला
पजल था, ठीक है। 7 लोग थे, सभी नॉर्थ फेसिंग थे। यहाँ पे वेरिएबल भी था, फ्लावर बेस्ड वेरिएबल भी था। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इसको लेंदी करने की कोशिश की गई थी पजल को, क्योंकि वेरिएबल भी है प्लस सिंगल रो वाला भी है, बट बच्चों ने बना लिया इसको। फिर एक बॉक्स बेस्ड पजल था, 9 बॉक्सेस से प्रोडक्ट प्लेस करना था आपको, ठीक है। एक आपका डेजिग्नेशन बेस्ड पजल था, मतलब कि पोस्ट दे रखे थे आपको, जैसे आपका AM हो गया, GM हो गया, मैनेजर, तो ऐसे पोस्ट दे रखे थे, आपको उनको अरेंज करना था, ठीक है, सीक्वेंस में। अब यहाँ पे भी आपको डेजिग्नेशन बेस्ड पजल में भी आपको वेरिएबल दिया था, नंबर बेस्ड कोई वेरिएबल दिया था। अगर आपको याद आ रहा है क्या नंबर था तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, कि वो नंबर बेस्ड वेरिएबल क्या था। फिर एक आपका हाइट बेस्ड कंपैरिजन पजल था, 6 पीपल थे इसमें, 3 क्वेश्चन था इससे, ठीक है। फिर एक पेयर फॉर्मेशन था, पिक्चर्ड वर्ड था, बताने थे कि वो नहीं होता जिसमें आप ये करते हो कि हाँ इतने इन दोनों वर्ड्स के बीच कितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं, कितने नंबर्स आते हैं, उस तरह वाला क्वेश्चन था। और एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि रीजनिंग बहुत ज़्यादा पजल्स पे आपका लीन कर रहा था, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 और ये जो पजल है भी पजल ये तो 6 पजल्स आए हुए थे। तो जिन्होंने पजल्स पे अच्छे से वर्क किया होगा उनके लिए तो काफ़ी आपका स्कोरिंग और ये सेक्शन हो गया है रीजनिंग, क्योंकि जहाँ तक हमें पता चला है कि ये रीजनिंग सेक्शन काफ़ी ईजी था। एक्सपेक्ट एक क्वेश्चन को छोड़ के, एक पजल थी जो काफ़ी सारे बच्चों से नहीं बनी, बट उसके अलावा उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर दिए थे। ऐसे भी बच्चे जिन्होंने पूरा का पूरा रीजनिंग सेक्शन फुल क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो रीजनिंग आपकी उस पजल को भी देख ले जिसको मॉडरेट मान के चलते हैं, तो वो इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं रीजनिंग को, ठीक है। तो आपका रीजनिंग आपका इजी टू मॉडरेट के साइड था, क्योंकि एक क्वेश्चन को अगर छोड़ दे, उस पजल को अगर छोड़ दे, ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस आपके इजी ही थे। वही अगर क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स मॉडरेट थी, ठीक है। और इंग्लिश आपका इजी ही था, ठीक है। पैराजम्बल का अगर आपको सही पता है अरेंजमेंट क्या, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, बट आई बिलीव कि बहुत सारे बच्चों ने पैराजम्बल को भी यहाँ पे अच्छे से सॉल्व किया होगा। तो जो भी आपका आंसर है आप हमें बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंग्लिश को देखें तो हाँ, एक बात और हमें पता चल रही थी कि इंग्लिश काफ़ी बच्चों को लेंदी लग रहा था। वो लेंदी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है, और काफ़ी रीडिंग बेस्ड हो गया। आपका RC रीडिंग बेस्ड होता है, पैराजम्बल में आपको रीड करना पड़ता है, क्लोज टेस्ट में आपको रीड करना पड़ता है, ठीक है। जहाँ पे EDM बेस्ड वहाँ पे सेंटेंस भी रीड करने पड़ते हैं। तो अगर आपकी रीडिंग स्पीड, आप कहीं ना कहीं रीडिंग स्पीड आपकी कम है, तो आपको पेपर लग सकता है लेंथी, ठीक है। बट जिनकी रीडिंग स्पीड अच्छी थी तो उनके लिए, क्योंकि पेपर ओवरऑल ईजी था, आप जितना जल्दी पढ़ पाओगे क्वेश्चन को उतना ही जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन को। और पढ़ने के बाद जब पता चलता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है या हार्ड है, तो क्वेश्चन ईजी थे, ठीक है। तो जिनकी रीडिंग अच्छी है प्लस जिनका कॉन्सेप्ट वगैरह पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, तो उन्होंने इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इंग्लिश को इजी मार्क किया है, क्योंकि पैराजम्बल हालांकि कंफ्यूजिंग है, बट जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उन्होंने अच्छे से सॉल्व किया भी होगा, ठीक है। क्वांट्स मॉडरेट थी और आपका रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था। अगर हम बात करें गुड अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए, ठीक है, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज पैराजम्बल को हटा भी दे तो कहीं ना कहीं आपके 30+ तो होने चाहिए, ठीक है। 26 to 30+ में आपका रेंज होना चाहिए, गुड अटेम्प्ट्स हैं आपके, ठीक है। क्वांट्स में आपके हो सकते हैं, लेट्स सपोज थोड़ा 2 क्वेश्चन यहाँ पे मॉडरेट चला गया, रॉन्ग नंबर सीरीज़ है, ठीक है। 18 to 22 मान के चलते हैं, बहुत सारे बच्चों का इस स्कोर रेंज में लाई करेगा, ठीक है। और रीजनिंग 25, कुछ बच्चों ने 30 भी किया है, पर 25 आपका 22 to 25 रखते हैं, आपका लेट्स सपोज गुड स्कोर है, ठीक है। तो ये था पूरा पेपर। हम कुछ भी हमें अलग देखने को नहीं मिला है, ठीक है। बस अगर ये देख ले क्वांटिटी कंपैरिजन यहाँ पे क्वांट्स में हमेशा देखने को नहीं मिलती है, बट अब आने लगी है। तो अब आने वाले जो एग्ज़ाम्स जो शिफ्ट्स होंगे या फिर आने वाले जो और भी एग्ज़ाम्स हैं उनके प्री में भी हम अब एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि क्वांटिटी कंपैरिजन आ सकता है, ठीक है। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं जो आपका स्पीड मैथ्स है उसका रोल कम होता जा रहा है। तो ये भी चीज़ हमें आगे ध्यान में रखना है कि हम अरिथमेटिक पे और DI पे और ज़्यादा वर्क करें। इंग्लिश की अगर बात करें
तो इंग्लिश पे रीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जो आपका 50 to 60% जो पेपर होता है वो रीडिंग बेस्ड ही होता है। कि रीडिंग अच्छी है तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि रीडिंग अच्छी है तो आप पूरा पेपर भी टाइम पे पढ़ पाओगे, क्वेश्चंस को भी टाइम पे पढ़ पाओगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन एक्चुअली में ईजी थे। पर क्या होता है, हमारी रीडिंग अगर स्लो होती है तो हम क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ पाते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन ईजी है या फिर डिफ़िकल्ट है। ठीक है, क्वांट्स में और रीजनिंग में भी तो एज यूजुअल पजल्स हमारा ज़्यादा रहा है, तो पजल्स पे काम करने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, सिलॉग्स हमें देखने को नहीं मिला इस बार। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में हमें देखने को नहीं मिला है इस बार, और काफ़ी सारे पैटर्न देखने को नहीं मिले, क्योंकि बहुत बड़ा जो पोर्शन था वो पजल्स ही ले रखा था, तो पजल्स पे ही आपको वर्क करना है। ठीक है, बाकी अपना अटैम्प्ट हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताएं कि आपका पेपर कैसा गया ओवरऑल, आपको कैसा लगा पेपर। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा एनालिसिस सेकेंड शिफ्ट का। अब जैसे आगे और भी शिफ्ट्स होंगे तो उसकी भी एनालिसिस हम आपके पास लेके आएंगे। ठीक है, आई होप कि एनालिसिस आपको अपने आने वाले शिफ्ट्स में या फिर आपके जो दूसरे दिनों में जो एग्ज़ाम है या फिर आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।